बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से देश में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आज के इस प्रेस में विशेषकर हम रेलवे, टेलीकॉम और आईटी की बात करेंगे। साथियों, 9 वर्षों पहले की अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन की छवि अपने मन में उतारेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि रेलवे स्टेशन पहले कैसे होते थे, आज रेलवे स्टेशन कैसे हैं। किसी भी पैसेंजर से पूछें, साधारण से साधारण पैसेंजर से पूछें, तो सब कहते हैं कि सबसे पहला जो सब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और परमानेंट फीचर अब बन गया है वो है रेलवे की सफाई। स्टेशंस पे सफाई, टॉयलेट्स की क्वालिटी बेटर, प्लेटफॉर्म्स की जो सफाई होती है वो बेटर, वेटिंग एरियाज में बेटर, ट्रेन के अंदर भी सफाई बेहतर। पहले किस तरह के टॉयलेट होते थे आप सबको जानकारी है, किस तरह से ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स होते थे, एक खुला, बिल्कुल उस तरह की परिस्थितियों से आज बाहर आके करीब करीब सभी ट्रेनों में टॉयलेट्स बदल के अच्छे वर्ल्ड क्लास टॉयलेट्स आए। दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन आया है वो है स्टेशन के बाद में ट्रेन्स ठीक टाइम पे चलने लगी है। एक पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए किस तरह से रेलवे के स्टाफ का बिहेवियर होना चाहिए उस पर फोकस हुआ है। जितने आईटी सिस्टम्स है वो सारे आईटी सिस्टम्स में एक मैसिव चेंज करा गया है, जिससे कि पैसेंजर जो टिकट खरीदना चाहते हैं मल्टीपल ऑप्शंस आज अवेलेबल हो गए। इंटरनेट से बुकिंग हो सकती है, कई तरह की एप्स के साथ इंटीग्रेशन हो गया है। तो पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन्स। तीसरा जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया साथियों वो हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन में। रेलवे का विद्युतीकरण अगर हम 2014 से पहले का पीरियड देखें, कुल मिला के जहां 21,000 था, 21,000 किलोमीटर 60 साल में हुआ था, उसकी जगह उसके कंपैरिजन में पिछले 9 साल में 37,000, कहां 21,000 60 साल में, कहां 37,000 9 सालों में। लाखों लीटर डीजल इससे बचत हुई है और साथ में पर्यावरण की बात आती है, पोल्यूशन कितना कंट्रोल में आता है, सेफ्टी और ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की रिलायबिलिटी, सारी चीजें इससे इंप्रूव होती है। चौथा जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया साथियों वो हुआ जो रेलवे के ट्रैक ले किए जाते थे। 2014 में अगर हम देखें तो 4 किलोमीटर प्रतिदिन, मात्र 3.5 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन की थी रेट नए रेलवे ट्रैक लगाने की। आज है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर पर डे। पिछले साल की अगर आप आंकड़े देखें तो 5,200 किलोमीटर नए ट्रैक लगे, नए रेलवे ट्रैक। हम सब जानते हैं कि हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या, एक ग्रोइंग जीडीपी, इन दोनों में रेलवे की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, रेलवे की क्षमता को बढ़ाना बहुत 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 जरूरी है, ताकि यात्रियों को जो वेटिंग लिस्ट है उससे एक छुटकारा मिल सके। कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा ट्रेन चालू होंगी, तभी जाके वेटिंग लिस्ट से छुटकारा मिलेगा। सामान की ढुलाई में ज्यादा से ज्यादा सुविधा आ सके। आप सब जानते हैं कि अगर बेसिकली ट्रक से लेके जाएं और ट्रेन से लेके जाएं तो ट्रेन करीब करीब 1/3 या आधे से कम कॉस्ट पे रेलवे से माल की ढुलाई होती है। यानी देश में कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम हो, महंगाई पे कंट्रोल हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि रेलवे की कैपेसिटी बढ़े। तो इसमें जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है 5,200 किलोमीटर के लेवल पे पहुंचाने में मोदी जी ने जिस तरह से रिफॉर्म्स किए रेलवे के हर एक क्षेत्र में, वो आज उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और मैं छठा सबसे बड़ा जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा वो सब आप जानते हैं। वंदे भारत ट्रेन एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनी, बिल्कुल एक ऐसी ट्रेन जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। 160 और 180 की जो स्पीड होती है उस स्पीड पे ट्रेन को डिजाइन करना, दुनिया में केवल 8 देशों के पास ये क्षमता है। ओनली 8 countries have the design capability to design and manufacture a train which can run at 180 kmph.
वी हैव जॉइंड दैट वेरी एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को डिजाइन कर सकते हैं, सक्सेसफुली डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन की बात एक है, आत्मनिर्भर भारत की बात है ये। साथ ही साथ जो पैसेंजर्स को इससे कंफर्ट आया और पैसेंजर्स को जिस तरह से एक नया साधन मिला, वो एक बहुत बड़ी बात है। आप देश के किसी भी कोने में जाएं, और अभी जून के महीने में देश के सारे राज्यों को वंदे भारत से कवर कर लिया जाएगा। एक एक करके आप में से बहुत लोग कई बार प्रश्न पूछते थे कि क्या चुनाव के राज्य की बात है। नहीं, आपने देखा एकदम स्टेबल तरीके से मोदी जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से हर एक राज्य को वंदे भारत मिले। और देखो नॉर्थ ईस्ट, आज से अगर 20 साल 10 साल पहले अगर आप बात करोगे, 10 साल पहले तक क्या होते थे, परिस्थितियां क्या होती थी। कोई नई चीज जब भी आती थी तो नई चीज नॉर्थ ईस्ट में पहुंचती थी सबसे लास्ट में। ये मोदी जी का पीरियड है जिसमें नॉर्थ ईस्ट को नई चीजें भी पूरे देश के समकक्ष साथ ही मिलती है। तो वंदे भारत अभी गुवाहाटी से लॉन्च हुई थी, एक और ट्रेन बन रही है गुवाहाटी से सिलचर के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट हुआ, साउथ हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में अभी ऑलरेडी गाड़ी पहुंच रही है वहां पे। तो बिहार में भी और झारखंड में भी बहुत जल्दी चालू होगी, बंगाल में, उड़ीसा में, हर स्टेट में वंदे भारत जून के महीने में पहुंच जाएगी। उसके बाद में विद इन द स्टेट्स और शहरों को कनेक्ट करेंगे। टारगेट लेके चल रहे हैं कि करीब करीब 200 शहरों को वी मस्ट बी एबल टू कवर 200 सिटीज बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर। इस टारगेट के साथ चल रहे हैं। प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब तो करीब करीब हर हफ्ते एक गाड़ी निकल रही है। 2 और नई फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हर तीसरे दिन एक गाड़ी निकलेगी, हफ्ते में 2 गाड़ी निकलेगी। एक तरीके से 2 हफ्ते में 3 गाड़ियां, 2 हफ्ते में 5 गाड़ियां, 2 हफ्ते में 5 गाड़ी के हिसाब से प्रोडक्शन होएगा। तो इतनी मैसिव एक्सरसाइज, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन, इतनी कॉम्प्लेक्स इसका ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक एक वंदे भारत में 30,000 के आसपास चिप्स लगती है। 30,000 सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है गाड़ी में। इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है। इट्स लाइक अ कंप्यूटर ऑन व्हील्स। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ कंप्यूटर ऑन व्हील्स। उसको डिजाइन करना, उसको इस लेवल की परफॉर्मेंस पे लाना। मैं अभी हाल ही में वर्ल्ड की 2 बेस्ट ट्रेन्स में बैठा हूं। दोनों में मैंने वाटर टेस्ट किया। पानी का ग्लास ऐसे रखा उसमें ट्रेन के अंदर। तो अगर आप उन दोनों की वीडियो देखोगे, उन दोनों देशों का वाटर टेस्ट देखोगे, तो वो वाटर टेस्ट और वंदे भारत का वाटर टेस्ट, आपको बड़ा गर्व होएगा कि पानी वंदे भारत में कम हिलता है कंपेयर टू वर्ल्ड की 2 बेस्ट ट्रेन्स जो भी जिसमें मैंने यात्रा की अभी। उन दोनों में पानी ऐसे रखने से जितना हिलता है, उससे कम पानी का शेकिंग वंदे भारत में। तो एक मैटर ऑफ प्राइड है कि हमारे इंजीनियर्स ने देश में प्रधानमंत्री जी का जो स्पष्ट विजन था, उस विजन के अंतर्गत ये काम किया। और लास्ट पॉइंट में रेलवे का आपके सामने जो रखना चाहूंगा वो है स्टेशंस का रीडेवलपमेंट। आप सबने देखे स्टेशन के फोटोग्राफ्स, किस तरह से काम चल रहा है। अभी एज वी स्पीक अबाउट 270 स्टेशंस पे एक साथ काम चल रहा है। अभी 270 स्टेशंस पे, 272 एक्चुअल नंबर, 270 स्टेशंस पे काम चल रहा है तेजी से। और बहुत सारे स्टेशंस अभी कंप्लीशन पे आ गए। आज मैं सुबह ही देख रहा था, बहुत जल्दी उधना स्टेशन का कंप्लीशन होने को आया। और भी कई सारे स्टेशन है, करीब करीब 18 के आसपास स्टेशन कंप्लीशन की स्टेज पे आ गए। तो एक तरीके से पैसेंजर्स के लिए एक टोटली नया, मोदी जी ने रेलवे का एक नया स्वरूप दिया है। और ये बहुत जरूरी था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या को अगर हम अच्छी फैसिलिटी से ट्रैवल कराना चाहते हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि रेलवे ट्रांसफॉर्म हो। आज करीब रेलवे में 800 करोड़ लोग साल के ट्रैवल करते हैं। 800 करोड़। आप कहोगे 800 करोड़ कैसे हुआ, जनसंख्या 140 है। तो कोई व्यक्ति अगर एक से ज्यादा बार ट्रैवल करता है तो उसको ट्रिप, यानी पैसेंजर ट्रिप जिसको कैलकुलेट टेक्निकल टर्म में कहते हैं, वो पैसेंजर ट्रिप्स हुई 800 करोड़। और 250 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ के आसपास रोड से
पैसेंजर ट्रिप्स बनती हैं और 30 करोड़ के आसपास एयरलाइन से बनती हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी, और मिडिल क्लास और लोअर इनकम बहुत टोटली उनके लिए रेलवे सबसे बड़ा साधन है। तो इसी भावना के साथ, इसी सेवा की भावना के साथ रेलवे का ओवरऑल मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैं आऊँगा साथियों बहुत क्विकली टेलीकॉम पे और इलेक्ट्रॉनिक्स पे, उसके बाद में क्वेश्चंस लेंगे। टेलीकॉम में आप अगर याद करो 9 साल पहले एक तरीके से सेक्टर ऐसा था जिस सेक्टर में केवल स्कैम और करप्शन और एक ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि लोग उसमें सेक्टर से बाहर निकलने की पोजीशन में आ गए थे। आज टेलीकॉम सेक्टर एक वाइब्रेंट, ग्रोइंग, इनोवेशन ड्रिवन सेक्टर की तरह उभर के आया है। लोएस्ट कॉस्ट ऑफ डेटा, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ वॉइस, मोस्ट अफोर्डेबल टेलीकॉम इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड कहा गया है आईटीयू की रिपोर्ट्स में। आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आप जानते हैं जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीकॉम संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की है, ये यूएन की है। उसने अपने सर्वेज में कहा है कि इंडिया इज द मोस्ट अफोर्डेबल टेलीकॉम सेक्टर इन द वर्ल्ड। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर इज द मोस्ट अफोर्डेबल सेक्टर इन द वर्ल्ड। उसका प्रभाव कितना पड़ा? उसका प्रभाव सबसे बड़ा पड़ा कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हुई। टेक्नोलॉजी केवल कुछ मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम के हाथ में नहीं रही। टेक्नोलॉजी की एक्सेस लोअर इनकम, लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी, पोरेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी के हाथ में भी आज टेलीकॉम की लो कॉस्ट के कारण और अफोर्डेबिलिटी के कारण और एक्सेस के कारण एक टेक्नोलॉजी पे पहुंच बनी। ये बहुत जरूरी था और इसमें कई तरह के स्टेप्स लिए गए, बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए गए, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, इंडस्ट्री को एक हेल्दी कंपटीशन वाली पोजीशन में लेके आया गया। कई तरह के इनिशिएटिव्स के कारण ये संभव हो पाया। और बीएसएनएल, जिसको एक हेल्दी कंपनी को यूपीए गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली एकदम फिनिश होने वाली कगार पे लाके छोड़ा था 2014 में, उस पोजीशन से आज मोदी जी के इन 9 वर्षों में जो बीएसएनएल को सपोर्ट दिया, एक चट्टान की तरह खड़े रहे। पीएम साहब एकदम क्लियर, एकदम चट्टान की तरह खड़े रहे बीएसएनएल को सपोर्ट करने के लिए। और आज उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। बीएसएनएल ने इस साल करीब 1,500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। 1,500 करोड़ के आसपास अभी फाइनल अकाउंट्स अभी होंगे, तब आपको एक्यूरेट नंबर्स दिए जाएंगे। लेकिन 1,000 करोड़ से ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आना, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, मैसिव चेंज है। उसके कंपेरेबल अगर हम बात करें तो करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों में फाइबर को पहुंचाना, ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना। हर महीने बीएसएनएल अभी दे रहा है 1.5 लाख नए कनेक्शन फाइबर के। और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ से एक परिवार का वीडियो आया था मेरे पास में कि वो व्यक्ति एक बड़ी बिग 4 फर्म में से एक बड़ी फर्म के लिए एक नौजवान काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ में बैठे हुए काम कर रहा है। बिकॉज ऑफ बीएसएनएल, बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का जो भारत नेट का प्रधानमंत्री जी ने इंप्लीमेंटेशन किया, उसके कारण छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में बैठ के वो बड़े आराम से अपना एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पे काम कर पा रहा है। दैट इज द इम्पैक्ट दैट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट विच हैज कम इन पीपल्स लाइव्स। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा दुनिया पे निर्भर करता था हिंदुस्तान। आज ये परिस्थिति आई है पिछले 9 वर्षों के आत्मनिर्भर भारत के और मेक इन इंडिया के पॉलिसीज के कारण। आज दुनिया के रिचेस्ट, सबसे समृद्ध देशों में हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो रही है। जो सबसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होता है वो होता है जो टावर होता है ना, टावर के ऊपर, ये जैसे मान लो ये टावर है, इस टावर के ऊपर एक रेडियो इक्विपमेंट लगा होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल सा इस तरह से लंबा सा एक डिवाइस होता है व्हाइट कलर का, जनरली आपने देखा होगा, उसको रेडियो इक्विपमेंट बोलते हैं।
वो रेडियो इक्विपमेंट सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स रेडियो इक्विपमेंट होता है। इतना बड़ा सा, इतना करीब 2 मीटर लंबा होता है, जो आपने देखा होगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस होता है, क्योंकि उसमें सारी वेव फॉर्म उससे जनरेट होती है, बीम कैसी होती है वो जनरेट होती है। अपने मोबाइल फोन के साथ जो इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन उसी रेडियो के साथ, रेडियो के कारण होता है। दैट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिवाइस। वो कॉम्प्लेक्स डिवाइस हिंदुस्तान में डिजाइन होके, मैन्युफैक्चर होके अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहा है। ये चेंज आया है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग चेंज। फिर कंप्लीट एंड टू एंड टेक्नोलॉजी, एंड टू एंड टेक्नोलॉजी 4G और 5G की कोई सोच भी नहीं सकता था डेवलप करने की। 5